Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आधुनिक भारत चल रहा था, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी और जो वह ईस्वी वर्ष था किस सन में वो व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी, ये हम लोगों ने देख लिया था। और आगे का पॉइंट जो आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं, आइए एक ओर से हर पॉइंट को देखते हैं और इस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1639 में 1639 ईस्वी में 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। देखिए 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। और उस जो चंद्रगिरी के राजा अर्थात फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं पर अर्थात मद्रास में ही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। लंबा चौड़ा पॉइंट है, बढ़िया समझेंगे एक एक चीज को। क्या है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्या किया, पट्टे पर लिया। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर किसने लिया, तो फ्रांसिस डे ने। किसने लिया, फ्रांसिस डे ने, है ना। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर किसने लिया, तो फ्रांसिस डे ने लिया। और वहीं पर अर्थात कि मद्रास में ही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। मद्रास में किसका निर्माण किया, एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। मद्रास में जो किलाबंद कोठी बनाई गई उस कोठी का क्या नाम रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज था कालांतर में अर्थात समय के साथ ये कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। और यही सेंट फोर्ट जॉर्ज क्या हुआ, अंग्रेजों का मुख्यालय बना। तो इसमें तीन बात है। एक बात तो है कि 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या पट्टे पर लिया, तो मद्रास को पट्टे पर लिया और मद्रास में ही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। कोरोमंडल एक एक्सप्रेस भी चलती है, अगर आप बेंगलुरु वगैरह जाएंगे तो आप देखेंगे एक कोरोमंडल एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है। तो ये कोरोमंडल तट है और कोरोमंडल तट पर ही अंग्रेजी मुख्यालय बना हुआ है और उसी तट के नाम पर कोरोमंडल एक्सप्रेस भी चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 पर आते हैं, देखते हैं क्या है। 1661 में 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पुर्तगाली राजकुमारी है इसका नाम क्या है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन का राजकुमार कौन है, चार्ल्स द्वितीय। और पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम क्या है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। ये पुर्तगाल की राजकुमारी है और ब्रिटेन का राजकुमार कौन है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई प्रदान किया तो इसका मतलब बंबई पर पहले अधिकार किसका था, पुर्तगालियों का था। तब तो वो अपने बेटी के शादी में दहेज के रूप में बंबई अंग्रेजों को दे दिया। तो यह बात आप समझ सकते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था, तो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, है ना। उस पुर्तगाली राजकुमारी जो 1661 में विवाह हुआ ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, उसका नाम क्या था, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। और ब्रिटेन के राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय, है ना। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जो पुर्तगाल की थी और ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। अंग्रेज बहुत तेज था और उसने इस शादी के बाद क्या किया, उन्होंने बंबई को दहेज के रूप में अंग्रेज को दे दिया। आगे बढ़ते हैं। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देखिए 1668 में, कब, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने दहेज में जब कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा शादी किया तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई मिला और उसी मुंबई को 1668 ईस्वी में उसने क्या किया, 10 पाउंड के
वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये दहेज का था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में दे दिया। अर्थात विवाह के 7 साल बाद 1661 में शादी हुई और 1668 में उसने मुंबई को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किस लिए, तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। आगे बढ़ते हैं। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया अंग्रेजों ने, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय, जो उसका पश्चिमी तट का मुख्यालय था, उसको सूरत से हटा दिया और कहाँ कर दिया, मुंबई को बना दिया। सूरत को हटा करके मुंबई को बना दिया 1687 में। आगे बढ़ते हैं। गोराल्ड ऑंगियर, इसका काल दिया हुआ है 1669 से 1677, 1669 से 1677, 1669 से 1677 ईस्वी। यह है गोराल्ड ऑंगियर। याद रखिए, गोराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर। ये सूरत का प्रेसिडेंट भी था और बंबई का गवर्नर भी था। कौन, तो ये गोराल्ड ऑंगियर ये सूरत का प्रेसिडेंट था और बंबई का गवर्नर था, ने मुंबई शहर की स्थापना की। और इन्होंने ही क्या किया, मुंबई शहर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुंबई शहर की स्थापना किसने की, तो मुंबई शहर की स्थापना गोराल्ड ऑंगियर ने मुंबई शहर की स्थापना की। गोराल्ड ऑंगियर 1669 से 1677 ये सूरत का प्रेसिडेंट भी था एवं मुंबई का गवर्नर भी था और इन्होंने ही मुंबई शहर की स्थापना की, गोराल्ड ऑंगियर। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल के शासक शाह सूजा ने, अब शाह सूजा कौन था, तो शाह सूजा शाहजहां का ही पुत्र था। बंगाल के शासक शाह सूजा या तो शाहजहां का पुत्र था या फिर औरंगजेब का, थोड़ा कंफ्यूजन है। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। शाह सूजा ने क्या किया, 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं और इसी अनुमति को क्या बोलते हैं, निशान बोलते हैं ना, इस अनुमति को निशान कहते हैं। चलिए, ये जो दारा, सीको, शाह सूजा, औरंगजेब, ये चारों भाई थे और ये शाहजहां का पुत्र था। 100% है, ये शाह सूजा जो था ये शाहजहां का पुत्र था और ये उसमें बंगाल के शासक थे। और इन्होंने क्या किया, 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान भी कहते थे। तो निशान बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता अर्थात कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा पॉइंट है। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, 1698 लगभग 1700 का बात है, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, पहला सूतानुती, दूसरा है कालीकट और तीसरा गांव है गोविंदपुर। ये 3 गांव है ना। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1200 रुपया भुगतान किया और ये तीनों जमीन प्राप्त किया, है ना। सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। इस तीनों गांव को लिया 1200 रुपये की भुगतान कर और इस पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, फोर्ट विलियम का निर्माण करने के बाद चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए और ये जो चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम था वो इस फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। वो क्या हुए, प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता अर्थात कोलकाता नगर कहलाया। ये जो सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर को मिला करके फोर्ट विलियम बनाया और उस फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम बना और इसी को कालांतर में क्या कहा गया, कलकत्ता कहा गया, जिसको कोलकाता कहते हैं। यह नगर कहलाया जिसकी नींव
जॉर्ज चार्नोक ने रखी। जॉर्ज चार्नोक ने कलकत्ते की नींव रखी, इसलिए कलकत्ता का संस्थापक कौन हो गया? जॉर्ज चार्नोक। तो आपको यहाँ दो प्रश्न मिल रहा है। एक आपका बंबई शहर की स्थापना किसने की? तो बंबई शहर की स्थापना गोराल्ड ऑन्गियर ने। गोराल्ड ऑन्गियर ने बंबई शहर की स्थापना गोराल्ड ऑन्गियर ने की। और कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चार्नोक ने, है ना। कोलकाता नगर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चार्नोक ने। ध्यान रखना है, कोलकाता नगर की नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी। आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो, फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1688 ईस्वी में स्थापित की गई। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कहा गया? भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, ये फ्रांसीसियों की पहली कोठी, इसका नाम क्या था? फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी का नाम क्या था? फ्रैंको कैरो। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1668 में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित हुई, जिसका नाम था फ्रैंको कैरो, है ना। फ्रैंको कैरो, ये सूरत में 1668 में स्थापित की गई फ्रांस की अपनी कोठी, अपनी कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक, है ना, फ्रैंक्विस मार्टिन, क्या नाम है? फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे? फ्रैंक्विस मार्टिन। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे? तो ये हैं फ्रैंक्विस मार्टिन। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने, है ना, वालीकोंडपुर के सूबेदार, वालीकोंडपुर के सूबेदार कौन थे? शेर खां लोदी। वालीकोंडपुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर अर्थात समय के बीतने के साथ कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो ये जो पांडिचेरी है, पहले पुदुचेरी के नाम से जाना जाता था, और ये वालीकोंडा के सूबेदार शेर खां लोदी से किसने लिया था? तो ये 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने, फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडा के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। बहुत सारा पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा तो ध्यान में रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, है ना, 1746 टू 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक चला, इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। और 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि, ये जो एला सापल है, हम नहीं समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन ये एला सापल कोई स्थान का नाम है जहाँ की संधि हुई। 1748 में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एला सापल की संधि से। एला सापल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। और यह जो संधि हुआ, इसी के साथ क्या हो गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। तो लास्ट पॉइंट को एक बार और देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 ईस्वी में। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। और 1748 ईस्वी में हुई एला सापल, 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। एला सापल की संधि हुई और जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। एला सापल की संधि के साथ ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध तो समाप्त हुआ ही हुआ, साथ ही साथ कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया। तो आज बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले दिन इसके बाद का जो रेस्ट पॉइंट है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे।
होंगे। हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, आप भी निभाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और कैसा वीडियो चाहते हैं या क्या प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।